हेलो गाइस, दर्शकों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में स्किल टेक 01। तो आज जो टॉपिक है वह है भारत का प्राचीन इतिहास और प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र ये प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राचीन इतिहास। प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी स्कोरिंग भी अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर दें तो देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन नाटक वसुमित्र द्वारा यवनों पर विजय के संबंध में है? तो उत्तर हो जाएगा बी, मालविकाग्नि मित्र। ठीक है। दूसरा, किस बौद्ध संगीति में सुत्त पटक और विजय पटक पूर्ण हुए, विनय पटक पूर्ण हुए? यानी कि इनका जो निर्माण है वो पूरा हुआ बौद्ध संगीति में। तो ये है आपका पहली बौद्ध जो संगीति हुई थी उसमें। पहली बौद्ध संगीति है 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, 483 बीसी। तीसरा, निष्क शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? कई बार ये पूछा गया है। तो निष्क शब्द जो है वो मुद्रा के लिए प्रयोग होता है। निष्क प्राचीन भारत की एक स्वर्ण मुद्रा थी। निष्क का अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा। इसका उल्लेख भास्कराचार्य ने किया है। चौथा प्रश्न, निम्न में कौन सा स्थान रोमन साम्राज्य और तमिल राज्यों के बीच व्यापार की पुष्टि करता है? तो उत्तर हो जाएगा सी, अरिकमेडु। ठीक है। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट एक प्रमुख स्थान है जहां से तमिल राज्यों और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापारिक रिश्तों के बारे में पता चलता है। तो याद रखना है अरिकमेडु। पांचवा, मदुरई के अलावा पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पांड्यों की एक राजधानी जो मदुरई थी, तो इसके अलावा कहाँ उनकी दूसरी राजधानी थी? तो हो जाएगा कोरकई। ठीक है। तो कोरकई तमिलनाडु का एक गांव है जहां पांड्य वंश की दूसरी राजधानी थी। यह पांड्य वंश की आर्थिक राजधानी थी और प्रमुख बंदरगाह था। जैसे आज की परिदृश्य में देखें तो जो राजनीतिक राजधानी है भारत की वो दिल्ली है, और आर्थिक राजधानी की बात करें, आर्थिक शहर की बात करें तो एक हिसाब से वो मुंबई है। तो ठीक ऐसे ही जो पांड्य वंश था उनकी पहली राजधानी जो थी वो आपका मदुरई थी, जबकि दूसरी जो आर्थिक राजधानी थी वो आपका कोरकई थी जो तमिलनाडु का एक गांव है। छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कश्यप मातंग ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर कहाँ प्रचारित किया? तो इन्होंने किया चीन में। ठीक है। कश्यप मातंग चीन में बौद्ध धर्म प्रचार करने वाले प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। चीनी इतिहास के अनुसार उन्होंने अन्य बौद्ध भिक्षु के साथ चीन की यात्रा की। तो चलते हैं सातवें प्रश्न पर। मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद किस वेद से हैं? याद रखिए, मंडुक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद किस वेद से हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका डी, अथर्व वेद। ठीक है, डी यानी कि अथर्व वेद। अथर्व वेद हिंदू धर्म के चार वेदों में से एक है। इसकी रचना अथर्वा नामक ऋषि ने की। मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद अथर्व वेद से संबंधित हैं। आठवां, हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है इसका जवाब आपको ढूंढना है और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हर्षवर्धन के राज्य का समय काल। अब देखते हैं नवा, तमिल साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? तमिल साहित्य का जो पिता है वो अगस्त्य को कहा जाता है। 10वां प्रश्न, अशोक ने धम्म प्रचार करने के लिए कौन से अधिकारी रखे थे? तो वो रखे थे युक्त भी रखे थे, प्रादेशिक भी रखे थे, राजकीय भी रखे थे, यानी कि उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अशोक ने अपने शिलालेखों में धर्म यानी कि धम्म प्रचार के लिए युक्त, प्रादेशिक और राजकीय नियुक्त किए थे। युक्त, प्रादेशिक, राजकीय। 11वां, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा यात्री भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा यात्री भारत आया था? उत्तर हो जाएगा फाहियान। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है। तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कई बार। 12वां, चेर वंश का राज्य चिन्ह क्या था? तो चेर वंश का जो राज्य चिन्ह था वो क्या था?
धनुष। 13वां, अफगानिस्तान का बेग्राम किसकी राजधानी था? अफगानिस्तान का बेग्राम, तो ये था आपका ए कनिष्क। कनिष्क की मुख्य राजधानी पुरुषपुर वर्तमान पेशावर थी, लेकिन उसकी कई क्षेत्रीय राजधानियां जैसे तक्षशिला, मथुरा और बेग्राम भी थी। 14वां प्रश्न है, तोरमाण किस जाति का राजा था? तोरमाण, तो ये था आपका ये हूण जाति का। तोरमाण हूणों का राजा था जिसने लगभग 500 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया। उसने अफगानिस्तान तक राज्य विस्तार किया। उसका पितृ मिहिर कुल था जो हूणों का राजा था और कट्टर शैव भक्त था। मिहिर कुल को यशोवर्मन ने हराकर हूणों के साम्राज्य का अंत किया था। तो कई प्रश्न इसमें से तैयार हो जाते हैं। 15वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा बी 35 वर्ष पर। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में एक वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये भी पूछा गया है कई बार। 16वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है गौतम बुद्ध? तो बताता है आपका बी कमल। कमल और बैल गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ठीक है, कमल और बैल। 17वां है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? तो ए है इसका सौत्रामणि। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर टेराकोटा से बनी मूर्तियों की खोज की गई है? किस हड़प्पा स्थल पर टेराकोटा से बनी मूर्तियों की खोज की गई है? तो उत्तर हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। 2500 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक थी। मोहनजोदड़ो में विभिन्न खोजों में शामिल है ग्रेट बाथ, सबसे बड़ा स्नान घाट जिसको बोलते हैं, महान अन्न भंडार, कांस्य नृत्य करने वाली लड़की, दाढ़ी वाला आदमी, टेराकोटा खिलौना, बैल, मुहर, पशुपति मुहर, मेसोपोटामिया प्रकार के 3 बेलनाकार मुहर बने हुए कपड़े का एक टुकड़ा। तो ये सब जो है आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसी के तहत जो है वो टेराकोटा से बनी मूर्तियां मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वां, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए निम्नलिखित 2 नगरों में से कौन घग्गर नदी के तट पर स्थित था? तो ये था आपका सी कालीबंगा और बनवाली। ठीक है, कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में है राजस्थान, और बनवाली यानी कि हरियाणा में स्थित है। 20वां, ऋग्वैदिक दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो आपको होना चाहिए डी पुरुषनी नदी। ऋग्वेद के अनुसार 10 राजाओं यानी कि 10 राजन युद्ध की प्रसिद्ध लड़ाई त्रिक्षु परिवार के भरत राजा सुदास और 10 प्रसिद्ध जनजातियां पुरु, यदु, तुर्वसा, अनु, दुर्हु, अलीना, पक्था के संघ के बीच थी। पुरुषनी नदी के तट पर खूनी और निर्णायक लड़ाई में भरत विजयी हुए। पुरुषनी नदी का वर्तमान नाम रावी नदी है। तो कई प्रश्न इसमें से तैयार आपके हो जाते हैं। 21वां प्रश्न, हड़प्पा के लोग इंटेग्लियो मोहरों का इस्तेमाल करते थे जो ज्यादातर नक्काशीदार और जले हुए स्टीटाइट से बने होते थे। डी, उनके माल और संपत्ति को चिन्हित करने के लिए। ठीक है, उनके माल और संपत्ति को चिन्हित करने के लिए। प्राचीन हड़प्पा की मोहरों का इस्तेमाल शायद उसी तरह किया जाता था जैसे आज पत्रों पर हस्ताक्षर करने या वाणिज्यिक लेन देन के लिए। हड़प्पा की मोहरों का उपयोग माल और माल की कीमत को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। 22वां प्रश्न, ऋग्वैदिक जनजातीय समाज के प्रमुख रूप में जाना जाता था। ऋग्वैदिक जनजातीय समाज को प्रमुख रूप में जाना जाता था बी गोपति। आर्य समाज के प्रमुख राजन को गोपति या गोप के रूप में जाना जाता था जिसका अर्थ है गायों का रक्षक, जबकि प्रमुख रानी को महिषी कहा जाता था। समाज कुछ हद तक राजशाही रूप में था। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण विरासत की प्राथमिकता देता है?
जो पत्नी को रखता है उसके बाद बेटों के तुरंत बाद बेटियां होती है, तो है बी याज्ञवल्क्य में। याज्ञवल्क्य ने पुत्र के बाद विधवा की सूची बनाई और पुत्र न होने की स्थिति में उसके बाद पुत्रियों की सूची दी। 24वां पार्थ महाभारत में निम्नलिखित में से किस पात्र का नाम था? पार्थ, तो ये नाम था अर्जुन। हे पार्थ आपने सुना होगा, तो अर्जुन को कहा जाता था। महाभारत में अर्जुन का नाम पार्थ है। उन्हें उनके प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने पार्थ कहा था। 25वां निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 5 समुच्चयों में शामिल नहीं है? रूप, वेदना, मोक्ष, सन्ना, तो सी उत्तर हो जाएगा इसका मोक्ष। बौद्ध धर्म के 5 समुच्चय जिन्हें पंचखंड या पंच स्कंद भी कहा जाता है, उनमें रूप, वेदना, सन्ना, संखर और विन्ना शामिल हैं। ये 5 समुच्चय व्यक्तिगत अनुभव का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करते हैं। 26वां प्रश्न, अवंती महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी कहाँ स्थित थी? अवंती महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये थी आपका सी उज्जैन में, ठीक है, जो एमपी में है आज। अवंती महाजनपद वर्तमान मध्य मालवा क्षेत्र में स्थित है और विंध्य पर्वतमाला द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अवंती राज्य के उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी। 27वां प्रश्न, भारतीयों द्वारा पहने जाने वाला सूती कपड़े का रंग अन्यत्र पाए जाने वाले कपास की तुलना में अधिक सफेद होता है। यह दृश्य द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। यह दृश्य किसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया था? मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक था। उन्हें हेलेनिस्टिक राजा सेल्यूकस प्रथम ने दूतावेशों पर मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा था। उन्होंने लिखा है कि भारतीयों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक अन्य जगहों पर पाए जाने वाले कपास की तुलना में चमकीले सफेद रंग की कपास से बनी होती है। 28वां प्रश्न पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रमुख शिलालेख में पशु बलि को प्रतिबंधित किया गया है? तो है पहला जो शिलालेख है, अशोक के पहला शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अशोक ने धम्म के गुण जैसे दया, दान, सच्चाई, पवित्रता, सज्जनता और उनके शिलालेखों में परिलक्षित होते हैं। 29वें प्रश्न पर चलते हैं, मौर्य काल के दौरान उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो कौन सी थी? सही विकल्प का चयन करें। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि गेहूं, चावल, जौ, बाजरा सभी, ठीक है। तो मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार है: चावल, जौ, बाजरा, गेहूं, गन्ना, अधिकांश दालें, मटर और तिलहन की विभिन्न किस्में। 30वां प्रश्न, मौर्य काल के बाद निम्नलिखित में से कौन सी कला का विकास हुआ? तो उत्तर हो जाएगा 1, यानी कि हाथी दांत का काम, दूसरा कांच का निर्माण और तीसरा मनके का निर्माण, ठीक है, उत्तर हो जाएगा डी। अब देखते हैं 31वां प्रश्न, हलिवकार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हलिवकार, तो यह है हल कर, हल पर लगने वाला जो कर था। 32वां प्रश्न, गुप्त काल के दौरान के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा काली मिर्च भी शामिल थी, चंदन भी शामिल था, मूंगा भी शामिल था और केसर भी शामिल था, यानी कि उत्तर हो जाएंगे चारों। 33वां प्रश्न, प्रवरसेन की मृत्यु के बाद वाकाटक साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस शाखा में विभाजित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंदीवर्धन और दूसरा वत्स गुल्मा। प्रवरसेन की मृत्यु के बाद गौतमी पुत्र के पुत्र रुद्रसेन प्रथम ने अपने दादा प्रवरसेन को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं ने आधुनिक नागपुर के पास नंदीवर्धन से शासन किया। प्रवरसेन ने के एक अन्य पुत्र सर्वसेन ने वास्तु गुल्मा से स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया। 34वां, निम्नलिखित में से कौन सा राजा वाकाटक शाखा नंदीवर्धन का संस्थापक है? तो उत्तर हो जाएगा इसका डी, रुद्रसेन प्रथम। 35वां, निम्नलिखित में से कौन धर्मपाल के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बंगाल और बिहार, ठीक है, बंगाल और बिहार, यानी कि उत्तर हो जाएगा इसका बी 1 और 2। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने विक्रमशिला बिहार की स्थापना की थी? तो उत्तर हो जाएगा बी, धर्मपाल। विक्रमशिला बिहार की स्थापना धर्मपाल ने की। दूसरे पाल राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला बिहार की स्थापना की और वहां पढ़ने वालों को बहुत पैसा दिया। विक्रमशिला बिहार एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ और न केवल भारत के बल्कि तिब्बत,
और अन्य विदेशी देशों के छात्र भी वहां अध्ययन करने आए। 37वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने गोविंद तृतीया को पराजित किया? गोविंद तृतीया को, तो ये किया डी अमोघ वर्ष प्रथम ने। ठीक है, तो अमोघ वर्ष प्रथम जिन्होंने 814 से राष्ट्रकूट साम्राज्य पर शासन किया, 878 तक वह राजा गोविंद तृतीय का उत्तराधिकारी था। उन्हें राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक और भारत के महान सम्राटों में से एक माना जाता है। 38वां प्रश्न, चालुक्यों की राजधानी पश्चिमी दक्कन में कहाँ स्थित थी? तो ये थी सी वातापी। चालुक्य एक समुद्री शक्ति थे। उन्होंने पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया। उनकी राजधानी वातापी में स्थित थी, जो कि कर्नाटक राज्य की आधुनिक बादामी है। बादामी के चालुक्यों ने दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 39वां प्रश्न, विरूपाक्ष के मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल में हुआ? तो यह विक्रमादित्य द्वितीय। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए विरूपाक्ष मंदिर 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान रॉक कट यानी कि पहाड़ों को काटकर मंदिरों के निर्माण का आंदोलन शुरू किया गया था। पट्टकाल में इस काल के 110 मंदिर हैं। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर विरूपाक्ष मंदिर है। इसे विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी ने बनाया था। 40वां, निम्नलिखित में से किस शासक को याने मेल थुंजिला देवर भी कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, राजधिराज याने मेल थुंजिना देवर। 41वां प्रश्न, वेलकुड्डी अनुदान निम्नलिखित में से किस राजा के बारे में जानकारी देता है? वेलिकुड्डी अनुदान, तो ये देता है मारवर्मन अवनी सुलमणि। 42वां प्रश्न, इनमें से कौन कलिंग के खिलाफ अशोक के अभियान पर प्रमुख जानकारी देता है? तो ये देता है जो 13वां स्तंभ अभिलेख था, बीवा स्तंभ अभिलेख जो 13वां था, वो क्या देता है? कलिंग के खिलाफ अशोक के अभियान पर मुख्य जानकारी प्रदान करता है। अब यहाँ देखिए, कलिंग युद्ध का विशद वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। शिलालेख युद्ध के कारण कलिंग में को हुई तबाही का वर्णन करता है। अशोक के प्रमुख शिलालेख 14 अलग अलग प्रमुख अभिलेखों का उल्लेख करते हैं, जो काफी विस्तृत व्यापक हैं। इन अभिलेखों का संबंध राज्य को चलाने में व्यावहारिक निर्देशों से था, जैसे कि सिंचाई प्रणालियों के डिजाइन और शांतिपूर्ण नैतिक व्यवहार में अशोक के विश्वासों का वर्णन। 43वां प्रश्न, पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो सभ्यता का स्थल है? तो वो तभी बताया गया था, तो यह सिंध। 44वां प्रश्न, पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया था? तो ये किया था विष्णु शर्मा, बी। पंचतंत्र का श्रेय विष्णु शर्मा को जाता है। यह एक प्रेम कहानी के भीतर पद्य और गद्य में परस्पर संबंधित पशु दंत कथाओं का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है। मूल संस्कृत कार्य कुछ विद्वानों का मानना है कि इसकी रचना ईसा पूर्व 3री शताब्दी के आसपास हुई थी। 45वां प्रश्न, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो ये क्या था? डी, पाटलिपुत्र में। 46वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ये थी एक अन्न भंडार, सबसे बड़ी इमारत। 47वां प्रश्न, किस सभ्यता ने नृत्य करने वाली लड़की की कांस्य मूर्ति बनाई? तो ये बनाई थी आपका सिंधु घाटी सभ्यता ने। 48वां प्रश्न, सारनाथ के किस स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था? तो ये था धमेक। 49वां प्रश्न, अजंता और एलोरा की गुफाएं इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है स्थित है। और अजंता गुफाएं लगभग 29 रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारक हैं, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 480 से या 650 तक की है। एलोरा गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारकों की कलाकृतियों की विशेषताओं वाली गुफाओं का समूह है, जो 600 से 1000 से डेटिंग करती है। दोनों स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। और 50वां प्रश्न है, तोल्काप्पियर किस भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद हैं? तो ये हैं तमिल के। तो ये थे इम्पोर्टेंट प्रश्न प्राचीन इतिहास के। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी हम ऐसे वीडियो के साथ आएंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।